इस दुनिया में कोई भी ऐसा घर परिवार नहीं है जिस घर में छोटी मोटी बातें या फिर झगड़े तकरार ना होता हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि झगड़े तकरार करके गुस्से में घर ही छोड़ दे, क्योंकि एक बार इंसान जब नाराज़गी में अपना घर छोड़ देता है तो फिर उसे कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ जाता है। जब तक इंसान होश में आता है तब तक काफ़ी देर हो जाती है, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ भी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से एक लड़की को अपने घर पहुंचने में 4 सालों का समय लग जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है बिहार की राजधानी पटना शहर की। पटना का एक मोहल्ला पड़ता है धोबी घाट, और इसी धोबी घाट मोहल्ला का रहने वाला मोहम्मद आरिफ जिसकी उम्र है लगभग 27 साल के आसपास। आरिफ की पत्नी का नाम सुल्ताना जिसकी उम्र है 24 साल। सुल्ताना जो नेपाल के लुम्बिनी ज़िले की रहने वाली है। सुल्ताना के पिता का नाम मोहम्मद हबीब। लगभग 4 साल पहले मोहम्मद आरिफ और सुल्ताना लव मैरिज करते हैं। इन 4 सालों में आरिफ के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही शादी का 4 साल का समय गुजरता है, एक दिन पति पत्नी के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है। जब दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है, सुल्ताना अपने पति से इस कदर से नाराज़ हो जाती है कि गुस्से में अपने पति का घर छोड़ करके दोनों बच्चों को लेकर मायके के लिए घर से निकल जाती है। सुल्ताना जब अपने पति का घर छोड़ करके बाहर निकलती है तो अपने अब्बू के नंबर पर फ़ोन भी कर देती है कि मैं मायके में आ रही हूँ। सुल्ताना अपने दोनों बच्चों को लेकर के रेलवे स्टेशन पर जाती है। वहाँ से ट्रेन पकड़कर उत्तर प्रदेश के बस्ती स्टेशन पर पहुँचती है। लेकिन सुल्ताना जब अपने दोनों बच्चों को लेकर के बस्ती स्टेशन पर पहुँचती है, पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। दरअसल सुल्ताना को रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर पे बस अड्डे पे जाना होता है, क्योंकि उसी बस अड्डे से उसे नेपाल के लिए बस मिलती। लेकिन रात्रि हो जाने की वजह से सुल्ताना स्टेशन पे ही रुक जाती है। अपने दोनों बच्चों को कुछ खिला पिला करके स्टेशन पे सुला देती है और फिर स्टेशन पे ही इधर उधर घूम करके टाइम काटना शुरू कर देती है। लेकिन सुल्ताना जब रेलवे स्टेशन पे घूम रही थी, उसी दौरान में सुल्ताना की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम है जावेद जिसकी उम्र है लगभग 25 साल के आसपास, जो बस्ती के ही रसूलपुर इलाके के रहने वाला है। दरअसल बस्ती रेलवे स्टेशन के बगल में ही देह व्यापार का धंधा चल रहा था। जावेद इसी धंधे में दलाली का काम करता था। जावेद जब रेलवे स्टेशन पर सुल्ताना को देखता है तो सुल्ताना की खूबसूरती देख उसके तरफ देखते ही रह जाता है। दरअसल जावेद को लगता है कि उसे अब सोने की अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई है। इसीलिए जावेद अब सुल्ताना से बातचीत करने के लिए उसके आसपास मंडराने लगता है। आसपास घूमते घूमते आखिरकार सुल्ताना के पास जाता है और उससे पूछताछ करता है कि इतनी रात को तुम अकेले रेलवे स्टेशन पर क्यों घूम रही हो। लेकिन जावेद जैसे इस तरह की सवाल सुल्ताना से करता है तो सुल्ताना भी अपनी पूरी हकीकत जावेद से बता देती है कि कैसे वो अपने पति से झगड़े तकरार करके गुस्से में अपना घर छोड़ दी है और वो नेपाल जाने वाली है। सुल्ताना जैसे ही अपनी पूरी सच्चाई जावेद को बताती है, ये सुनकर जावेद भी एकदम खुश हो जाता है। जावेद को लगता है कि अब सुल्ताना उसके चंगुल में आ जाएगी। जावेद अब सुल्ताना को अपने चंगुल में लेने के लिए उससे झूठ बोलता है। कहता है कि अगर तुम इस रेलवे स्टेशन पर रात्रि के वक्त रहोगी तो पुलिस वाले तुम्हें परेशान करेंगे। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें बस अड्डे पे छोड़ सकता हूँ, वहाँ से तुम्हें बस भी मिल जाएगी और तुम अपने मायके भी चली जाओगी। लेकिन जावेद जब इस तरह की बातें सुल्ताना से कहता है तो सुल्ताना भी जावेद की बातों में आ जाती है। सुल्ताना जावेद से कहती है कि आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि हमें बस अड्डे तक छोड़ दो। उसके बाद से जावेद सुल्ताना और उसके दोनों बच्चों को अपनी बाइक पे बिठाता है और वहाँ से थोड़ी ही दूरी पे बस अड्डे पे लेकर के जाता है। लेकिन सुल्ताना जब बस अड्डे पे पहुँचती है तब उसे मालूम चलता है कि बस सुबह को 7 बजे के आसपास खुलेगी। सुल्ताना फिर से मुसीबत में फंस जाती है। सुल्ताना के चेहरे पे परेशानी साफ नज़र दिखाई देने लगता है। सुल्ताना जब परेशान होना शुरू होती है तो जावेद उसे फिर से सुझाव देते हुए कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे घर पे चल कर ठहर सकती हो। रात्रि के वक्त वहीं पे ठहर लेना, कल सुबह तुम्हें लाकर मैं फिर से इसी बस अड्डे पे छोड़ दूँगा। जावेद जब इस तरह की बातें सुल्ताना से कहता है तो अब कहीं ना कहीं सुल्ताना भी जावेद पे भरोसा कर लेती है और इसी भरोसे के तहत जावेद के घर पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। जावेद सुल्ताना को लेकर अपने कमरे पे जाता है।
कमरे पे ले जाने के बाद उसके दोनों बच्चों को कुछ खिला पिला कर सुला देता है, लेकिन सुल्ताना के चाय में कुछ नशीली दवाइयाँ मिला देता है। सुल्ताना जैसे ही चाय पीती है काफ़ी नशे में आ जाती है और फिर उसी रात को ही जावेद सुल्ताना के साथ में अवैध संबंध बना लेता है। चूँकि नशे के हालत में उस वक्त सुल्ताना को भी कुछ होश नहीं आता है, लेकिन जब सुबह होती है तो सुल्ताना को भी ये पूरा एहसास हो जाता है कि जावेद ने उसके साथ गलत किया है। लेकिन सच्चाई जानने के बावजूद भी सुल्ताना जावेद को कुछ कह नहीं पाती है। बस जावेद से कहती है कि हमें बस अड्डे पे छोड़ दो। लेकिन बस अड्डे पे जब जाने की बात कहती है तो जावेद उसे समझाते हुए कहता है कि जितनी तुम खूबसूरत हो, तुम यहाँ के देह व्यापार के धंधे में अच्छा खासा पैसा कमा सकती हो। तुम गरीब तो हो ही, कुछ ही दिनों में तुम इतना अच्छा खासा पैसा कमा लोगी कि तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। जावेद जब सुल्ताना को देह व्यापार के धंधा में उतारने के लिए बात कहता है, सुल्ताना इस बात के लिए तैयार नहीं होती है। जावेद जब अपनी पूरी कोशिश कर लेता है, सुल्ताना जब उसकी बात नहीं मानती है तो जावेद को भी लगता है कि अब सुल्ताना उसके हाथ से निकलने वाली है। सुल्ताना जब प्यार से उसकी बात नहीं मानती है तो जावेद अब उसके साथ सख्ती से पेश आता है। कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे दोनों बच्चों की हत्या कर दूंगा। जब तरह तरह की प्रताड़ना सुल्ताना के ऊपर करना शुरू करता है, आखिरकार मजबूर होकर सुल्ताना जावेद की बात मान लेती है और इसी बस्ती स्टेशन के बगल में ही देह व्यापार के धंधे में उतर जाती है, क्योंकि सुल्ताना के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता है। उसके बाद से जावेद सुल्ताना के दोनों बच्चों का एक स्कूल में दाखिला करा देता है, सुल्ताना के लिए एक अलग से किराए का कमरा दिला देता है और उसके दोनों बच्चों को अपने पास ही रखता है। दरअसल जावेद को लगता है कि जब तक उसके दोनों बच्चे मेरे पास रहेंगे सुल्ताना यहाँ से भाग नहीं पाएगी, और होता भी बिल्कुल यही है। सुल्ताना इस कदर से चंगुल में फंस जाती है कि ना चाहते हुए भी देह व्यापार के धंधे में उतर जाती है। लगभग 4 सालों का समय गुजर जाता है। इन 4 सालों में सुल्ताना कई बार भागने की भी कोशिश करती है। दरअसल देह व्यापार के धंधे में जो महिलाएं काम करती है, हर तीसरे चौथे महीने में उन्हें सरकारी हॉस्पिटल में जाना होता है अपना जांच करवाने के लिए। सुल्ताना जब पहली बार हॉस्पिटल में जाती है तो वहीं से भागने का भी इरादा कर लेती है। अपने दोनों बच्चों का भी ट्रीटमेंट कराने का बहाना बनाकर अपने साथ लेकर के जाती है। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचती है, सारी सच्चाई जावेद को मालूम चल जाता है। इससे पहले कि सुल्ताना अपने बच्चों को लेकर के भागती, जावेद हॉस्पिटल के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। सुल्ताना जब अपना जांच करा करके बाहर निकलती है, उसके बाद से जावेद उसका हाथ पकड़ लेता है और ज़बरदस्ती ले करके फिर से कमरे पे आता है। सुल्ताना उससे हाथ जोड़ करके कहती है कि मुझे यहाँ पे जाने दो, लेकिन जब अपने जिद पर उतरती है तो जावेद उसकी बुरी तरीके से पिटाई भी करना शुरू कर देता है। सुल्ताना को इसके बाद से कभी मौका ही नहीं मिलता है। दरअसल सुल्ताना भी अब ये मान चुकी थी कि अब उसकी पूरी ज़िंदगी यहीं पे कटेगी। लेकिन जैसे ही 4 साल का समय गुजरता है, एक दिन सुल्ताना से एक कस्टमर मुलाकात करता है। कस्टमर को सुल्ताना लेकर के अंदर जब जाती है, उससे बातचीत जब करती है तो वो कस्टमर अपना नाम ओम प्रकाश बताता है। दरअसल ओम प्रकाश भी नेपाल के लुम्बिनी ज़िले का ही रहने वाला था। उसकी भाषा सुन करके सुल्ताना को ये पूरा यकीन हो जाता है कि ओम प्रकाश उसी के इलाके का रहने वाला है। ओम प्रकाश से जब पूछताछ करती है तो ओम प्रकाश भी अपनी पूरी एड्रेस बता देता है। कहता है कि इस बस्ती ज़िले में मेरी एक बहन की शादी हुई है, मैं जब भी अपनी बहन के घर पे आता हूँ तो अक्सर इस एरिया में आता हूँ। लेकिन सुल्ताना को जब मालूम चलता है कि ओम प्रकाश उसी के इलाके का रहने वाला है, ओम प्रकाश से सुल्ताना अपनी पूरी कहानी बता देती है। कहती है कि मैं बुरी तरीके से यहाँ फंस चुकी हूँ, मैं चाहकर अपने अब्बू के पास नहीं जा रही हूँ, क्या तुम ये संदेश मेरे अब्बू तक पहुँचा सकते हो? ओम प्रकाश सुल्ताना से वादा कर लेता है कि मैं तुम्हें अपने अब्बू से ज़रूर मिलवाऊँगा। उसके बाद से ओम प्रकाश जब नेपाल में जाता है, सुल्ताना जब उसको एड्रेस देती है, उस एड्रेस पे जाकर उसके अब्बू मोहम्मद हबीब से मुलाकात करता है। मोहम्मद हबीब से मुलाकात तो करता है, लेकिन उससे कोई सच्चाई नहीं बताता है, सिर्फ उसका नंबर ले लेता है। फिर से जब वापस बस्ती अपनी बहन के घर पे पहुंचता है, जाकर सुल्ताना से मुलाकात करता है और उसी नंबर पे अपने ही मोबाइल से सुल्ताना को उसके अब्बू से बातचीत करवाता है। 4 सालों बाद जब सुल्ताना अपने अब्बू से बातचीत करती है, इधर जब मोहम्मद हबीब को अपनी बेटी से बातचीत होता है तो मोहम्मद हबीब को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। सुल्ताना जब फ़ोन पे रोना धोना शुरू करती है तो मोहम्मद हबीब कहता है कि मैंने तुम्हारे पति के नंबर पे फ़ोन भी किया था। जब मैंने उसे पूछा था तो उसने मुझे बस एक टुक में ही जवाब दिया था
कि वो मेरे लिए मर चुकी है। दरअसल मैं भी यकीन कर चुका था कि तुम शायद अब इस दुनिया में नहीं हो। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया, तुम्हारा कहीं कुछ पता नहीं चला। लेकिन सुल्ताना जब अपने अब्बू से बातचीत करती है तो अपनी पूरी कहानी बता देती है कि जब वो मायके के लिए आ रही थी तो वो कैसे इस चंगुल में फंस गई। सुल्ताना जब रोते बिलखते अपनी पूरी कहानी अपने अब्बू से बताती है तो मोहम्मद हबीब भी सुल्ताना को ये भरोसा दिलाते हुए कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं कैसे भी करके उस चंगुल से तुम्हें निकाल दूंगा। लेकिन मोहम्मद हबीब जब अपनी बेटी को इस चंगुल से निकालने की बातचीत करता है तो सुल्ताना भी अपने अब्बू को समझाते हुए कहती है कि यहाँ पे ऐसे मत आना, बल्कि आना भी तो कस्टमर बन के आना, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी को मालूम चल गया कि आप मेरे अब्बू हो तो यहाँ पे वो लोग तुम्हें जान से मार देंगे। सुल्ताना पूरी तरीके से सेफ्टी अपने अब्बू को बता देती है। उसके बाद से मोहम्मद हबीब बस्ती में आता है और उस इलाके में जाता है। मोहम्मद हबीब जो काफ़ी बूढ़ा व्यक्ति था, जब इस इलाके में जाता है तो वहाँ की महिलाएं देखकर उसे तरह तरह की बातें भी कहती है। दरअसल उस इलाके में जाने के बाद मोहम्मद हबीब को भी काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन इसके बावजूद भी मोहम्मद हबीब उस इलाके में ही नहीं जाता है बल्कि अपनी बेटी की हर जगहों पर तलाश करता है। मोहम्मद हबीब लगभग 2 दिनों तक अपनी बेटी की तलाश करता है, लेकिन सुल्ताना कहीं नहीं मिलती है। जैसे ही 2 दिन का समय गुजर जाता है, तीसरे दिन जब मोहम्मद हबीब उस इलाके में जाता है, आखिरकार सुल्ताना उसे मिल जाती है। लेकिन सुल्ताना जब अपने अब्बू को सामने देखती है तो अपने अब्बू से बिल्कुल एक कस्टमर के जैसे ट्रीट करती है, ताकि किसी को शक ना हो सके कि मोहम्मद हबीब उसका अब्बू है। सुल्ताना अपने अब्बू को लेकर कमरे में जाती है और उसे अपने गले लगाकर काफ़ी देर तक रोती है। सुल्ताना को जब इस हालत में मोहम्मद हबीब देखता है तो अपनी बेटी को देखकर वो भी काफ़ी रोता है। उसके बाद से मोहम्मद हबीब कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। सुल्ताना कहती है कि ये इतना आसान नहीं है कि मैं आपके साथ जा सकूं। सुल्ताना कहती है कि यहाँ के बगल में ही पुरानी बस्ती थाने में आप जाइए और जा कर के वहाँ के थाना इंचार्ज प्रदीप सिंह से मुलाकात कीजिए। प्रदीप सिंह ही हमारी मदद कर सकते हैं। सुल्ताना जैसे जैसे सुझाव अपने अब्बू को देती है, 11 जनवरी 2014 को मोहम्मद हबीब पुरानी बस्ती थाने में जाता है और जा कर के थाना प्रभारी प्रदीप सिंह के सीधे पैर पकड़ लेता है और रोते बिलखते अपनी बेटी की पूरी कहानी बताता है। थाना प्रभारी प्रदीप सिंह जब इसकी पूरी कहानी सुनते हैं तो प्रदीप सिंह भी एकदम से गुस्से में आ जाते हैं। मोहम्मद हबीब को दिलासा देते हुए कहते हैं कि कैसे भी करके मैं तुम्हारी बच्ची को उस चंगुल से ज़रूर छुड़ाऊंगा। 11 जनवरी 2014 को ही थाना प्रभारी प्रदीप सिंह मोहम्मद हबीब को अपने साथ लेकर बस्ती के उस देह व्यापार इलाके में जाते हैं और जा कर के रेड मारते हैं, जहां पे उन्हें सुल्ताना मिल जाती है। सुल्ताना को तो पुलिस अपने साथ लाती है, लेकिन सुल्ताना के ही तहरीर पे उसके साथ में धोखा करने वाले जावेद को भी गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल पुलिस ने जावेद को गिरफ्तार कर जेल तो भेज दिया है, लेकिन पुलिस जब सुल्ताना को लेकर के थाने में जाती है, उससे पूछताछ करती है, तो सुल्ताना रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं 4 सालों में ही इस चंगुल से बाहर निकल गई। दरअसल उस इलाके में मेरी जैसे और न जाने कितनी लड़कियां हैं, लेकिन जितनी भी लड़कियां हैं उसमें मैक्सिमम बिहार और नेपाल की ही रहने वाली है। सुल्ताना जब रोते बिलखते उन सारी लड़कियों के बारे में थाना प्रभारी से कहती है, तो थाना प्रभारी भी सुल्ताना को दिलासा देते हुए कहते हैं कि जितनी भी लड़कियां उसमें फंसी होंगी मैं उन सबको बाहर निकालूंगा। फिलहाल सुल्ताना अपने अब्बू के साथ अपने मायके चली गई है। अपने मायके में ही अपने दोनों बच्चों के साथ रह रही है। उन सारे हादसों को भुलाने की भी कोशिश कर रही है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।